सभी को नमस्कार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हर साल गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 19 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 दिसंबर और ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19 दिसंबर। ये गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी अभी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने शासन किया। तो उनमें से सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही यहाँ से गए थे। क्योंकि हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिल तो गई, लेकिन कुछ ऐसे ठिकाने थे जहाँ पर अभी भी पुर्तगालियों का शासन था। उनमें से गोवा भी एक ऐसा ही ठिकाना था जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। अब वहाँ पर पुर्तगाली 14 साल तक डटे रहे। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1961 तक। इस दौरान हमारी भारतीय सरकार ने उनसे बहुत अनुनय विनय किया कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाइए, लेकिन उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और वहाँ पर वो अपना कब्ज़ा बनाए रखे। कई बार शांति के तरीके अपनाकर भी उनको वहाँ से भगाने का, यानी कि गोवा को छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। 1955 में 1955 में पुर्तगालियों पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, लेकिन उनका भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अब भारतीय सरकार ने सोचा कि आराम से ये मानने वाले लोग नहीं हैं, इनके खिलाफ सैन्य ताकत का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय, उन्होंने भारतीय सेना का जो उपयोग है उसको करने पर अपनी सहमति जता दी। लेकिन एक डर ये भी था, क्योंकि पुर्तगाल उस समय क्या था, नाटो का सदस्य था। नाटो एक ये बहुत बड़ा सैन्य संगठन है, जो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पुर्तगाल सदस्य हुआ करता था। भारत को यही भी डर था कि अगर हम अपनी सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे तो ये संगठन हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकता है। फिर भी सेना का उपयोग करते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने सेना को आदेश दिया और वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देने की घोषणा कर दी। और सेना को आदेश देते ही सेना ने 17 नवंबर को, यानी कि 17 दिसंबर 1961 को वहाँ पर ऑपरेशन विजय के नाम से इस ऑपरेशन की शुरुआत करी। ऑपरेशन विजय। तो ये ऑपरेशन विजय 17 तारीख को शुरू हुआ और 19 तारीख को ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ सफलतापूर्वक। यानी कि कुल मिलाकर के 36 घंटों में ही हमारी भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, मात्र 36 घंटे में। और 19 दिसंबर को गोवा को मुक्त करा लिया गया। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया। क्योंकि गोवा अभी एक पूर्ण राज्य नहीं था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो ये गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्ति दिलाई गई और वो 19 दिसंबर को दिलाई गई। तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला गया। अंतिम विदेशी शक्ति थी पुर्तगाली, भारत से जाने वाली, और सर्वप्रथम आने वाली जो विदेशी ताकत थी वो भी पुर्तगाली थी। तो मैंने पूरा इसका विवरण यहाँ पर दिया है। जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तब यहाँ के पहले मुख्यमंत्री दयानंद भंडारकर यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने। 19 दिसंबर को ही दमन और दीव मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। ये मैंने बता दिया कि पुर्तगाली एक ऐसी ताकत थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई। ऑपरेशन की शुरुआत की मैंने बता दी, 17 दिसंबर को शुरुआत हुई, 19 दिसंबर को समाप्त हुआ सफलतापूर्वक। और 30 मई 1987 को, यानी कि 1987 को
गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया और भारत का 25वां राज्य बना। ये 14 साल तक ये पुर्तगाली रहे, ये सब मैंने बता दिया। 1955 में गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। शांति से भी बात करने की कोशिश की, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंततः हमें भारतीय सेना का सहारा लेना पड़ा और भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक उनको 36 घंटों में ही वहाँ से खदेड़ दिया। ये नाटो का सब मैंने बता दिया कि पुर्तगाल एक हिस्सा हुआ करता था, इसलिए हम कतरा रहे थे कि सेना का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर दिखाए हैं जो किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑपरेशन पोलो, ये देखिए 1948 में चलाया गया। जब भारतीय रियासतों का विलय किया जा रहा था तो हैदराबाद भी एक ऐसी रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने विलय करने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद के जो निज़ाम है उनके शासन का अंत ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत क्या है, ये 1984 का है। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा किया था। सियाचिन हम जानते हैं कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। अभी हाल ही की करंट की बात करें तो सियाचिन में पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये ऑपरेशन मेघदूत था। ऑपरेशन पवन की बात करें हम 1987 में, इसमें हम जानते हैं कि वहाँ पर श्रीलंका में एक लिट्टे आतंकी संगठन था वहाँ पर, तो उसके खिलाफ जो भी ऑपरेशन किए गए 3-4 ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन चेकमेट। तो ये चारों ऑपरेशन वो लिट्टे के खिलाफ वाले हैं, आप एक बार इस पर नज़र डाल सकते हैं। ऑपरेशन कैक्टस जो है मालदीव में, मालदीव की राजधानी माले में, ये अभी हमारे जो पैरा कमांडोज थे मार्कोस, उन्होंने तख्ता पलट होने से वहाँ पर बचाया था, ये 1988 में। अभी हाल ही में अगर मालदीव की बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो हमारा 7 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है भारत और मालदीव का, क्योंकि हम वहाँ की जो टाइड्स हैं समुद्री, जो वहाँ पर क्या है अध्ययन कर सकते थे, लेकिन वो हमारे बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, जो वहाँ के राष्ट्रपति सोलेह थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके बीच में समझौता हुआ था ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का, जो भी जलीय संरचना थी उसके सर्वेक्षण का, ठीक है। तो लेकिन ये 7 जनवरी को समाप्त हो रहा है। अभी यहाँ के मालदीव के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं मुइज़ुद्दीन करके हैं, तो उन्होंने अभी हमारी जो वहाँ पर भारतीय सेना वहाँ पर अपना अड्डा डाले हुए थी, वहाँ पर रहा करती थी, उसको भी बाहर जाने का ऐलान कर दिया है और ये हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण है इसको भी आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया है। तो ये मालदीव इसलिए चर्चा में भी था आजकल। तो मालदीव में हमने ऑपरेशन कैक्टस किया था। देखिए ये 2 ऑपरेशन 2 हैं, ऑपरेशन विजय, ये कई बार कंफ्यूज करते हैं हमें। तो एक तो ऑपरेशन विजय है जो 1999 में सफल भारतीय अभियान है, जो कारगिल में हमने जो युद्ध लड़ा था और हमें सफलता मिली थी, हम विजय घोषित हुए थे उसमें। तो ये जो 1999 की बात है, इसको भी ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। एक ऑपरेशन विजय आज जो हम पढ़ रहे हैं 1961 का, जिसके गोवा, दमन और दीव को, और ये अंजदीव जो द्वीपों थे उनको पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया था, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेशन विजय हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो ये थी ऑपरेशन विजय की पूरी कहानी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम पहला क्वेश्चन समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का सेक्रेट अंडरग्राउंड सबमरीन बंकर बनाने की घोषणा की है। घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी, 2018 में ही, लेकिन अभी ये चर्चाओं में था क्योंकि ये अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका नाम क्या है? INS दिशा है, INS प्रज्ञा है, वर्षा है या त्रिशा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, INS वर्षा। INS वर्षा क्या है? एग्जाम में किसी में सिंगल लाइन क्वेश्चन में आ जाए तो INS वर्षा क्या है? एक अंडरग्राउंड यहाँ पे क्या होगा, परमाणु पनडुब्बी हैं यहाँ पर रखी जाएंगी। कितनी पनडुब्बी रख सकते हैं? 8 से 12। तो एक ये नेवल का एक अल्टरनेटिव जो होगा ना, ऑपरेशनल बेस होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन बेस भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक रूप में इसको माना जाएगा। तो ये INS वर्षा क्या है? एक सबमरीन का जो है अंडरग्राउंड एक बैंकर है या अड्डा है, ठीक है। तो INS ये प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इसको बनाया गया है।
ये कहाँ पर बनाया गया, ये सब यहाँ पर दिया गया है कि INS वर्षा भारत का सीक्रेट नौसैनिक बेस, जहाँ पर परमाणु पनडुब्बियाँ रखी जाएंगी, और ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको क्या किया है, संचालित करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। और यह बेस गंगावरम में बनने वाला था पहले तो, लेकिन बाद में ये विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली में बनाया जा रहा है। रामबिली जो है नौसैनिक बेस आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ले ज़िले में स्थित है। तो ये पहले गंगावरम में बनने वाला था, फिर रामबिली में इसको बनाया गया। INS वर्षा जो है नौसैनिक बेस में कम से कम मैंने बता दिया कि 8 से 12 पनडुब्बियाँ रख पाएंगे। INS वर्षा प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। ये एक अल्टरनेटिव ऑपरेशनल बेस भी होगा। अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा, इसलिए चर्चा में भी था। 2018 में इसकी शुरुआत करी गई थी। अब कुछ रसमलाई की बातें जो INS से संबंधित भी हैं, जो कुछ डिफेंस संबंधित भी क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी हाल ही में था कि एक फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि FAC INS तरमुगली को चालू किया है। ठीक है, तो तरमुगली IS इसको तिलांग चांग भी बोलते हैं। तो ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है, और इस जहाज़ का नाम जो है अंडमान समूह का एक छोटा सा द्वीप है अरमुगली, उसके नाम पर इसका रखा गया। इसका अन्य नाम क्या है, तिलांग चांग भी इसको बोलते हैं। तो ये था INS को जो हाल ही में 2-4-5 दिन पहले चर्चा में था। इसको विशाखापट्टनम जो डॉक यार्ड है वहाँ पर इसको विकसित किया गया था। एक और INS से संबंधित चर्चा में रहा था कि गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने GRSI ने इसको क्या किया था, नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को सौंपा था। ये पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन युद्धपोत था। इसका नाम था INS संध्याक। तो ये INS संध्याक थे, ये 4 बनाने थे, पहला इन्होंने सौंप दिया है। तो ये भी चर्चा में था। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया INS संध्याक। ये क्या है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ठीक है, एंटी सबमरीन ये युद्धपोत है। चर्चा में एक ये और रहा कि भाप इंजन से डीजल इंजन में परिवर्तित होने वाला पहला युद्धपोत INS व्यास था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में अबाबिल मिसाइल चर्चा में थी, जिसका सफल परीक्षण किया किसने किया, ये पाकिस्तान ने किया। भारत फ्रांस की सैन्य उप समिति की बैठक कहाँ पर हुई, ये नई दिल्ली में हुई। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपने क्या किया है, नए झंडे का अनावरण किया, उसमें चेंज किया है। ये प्रयागराज में किया। ठीक है, भारत और इटली ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए, तो रक्षा क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे। और अगला ये रसमलाई का जो हाल ही करंट में रहा, भारतीय वायुसेना और BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने कुछ समझौता किया, किसके लिए, ये एक्स्ट्रा मिसाइल बनाएंगे। तो ये सब कुछ न्यूज़ जो चर्चा में थी वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए है कोयम्बटूर, डिंडीगुल, इरोड और वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। ये वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये सेकंड संस्करण था। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये जो कुछ तमिल साहित्य हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये तिरुकुरल जो है ये संत तिरुवल्लुवर है, उनकी ये रचना है। अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है, फ्रांस के सेरगी शहर में हुआ है। कहाँ पर, फ्रांस के सेरगी शहर में। तो ये कल परसों भी ये चर्चा में थे। और आज इनके जो ये साहित्यिक रचना जो है इनकी, ये भी है कि जो अभी काशी तमिल संगम का जो उद्घाटन किया है, इसमें भी ये जो कुछ साहित्य हैं तमिल साहित्य, इनके बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद को भी जारी किया है इस उद्घाटन के दौरान। और काशी तमिल संगम का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों, ये सदियों पुराने इनके संबंध थे। इनका उत्सव मनाते हुए इनकी पुष्टि करना, अन्वेषण करना, ये सब तो लिखने वाली बातें हैं। बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से यही है कि कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ। अब जो भी ग्रंथ है उनका बहुभाषीय अनुवाद करवाया जाएगा, ब्रेल अनुवाद होगा, ये सब चीज़ें थी। ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को भी ये आगे बढ़ाता है। अब रसमलाई की बातों में देख लेते हैं कि मैंने बताया कि फ्रांस के सेरगी शहर में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नई दिल्ली में रेयान इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका थीम था चलो मज़ा करें।
दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र कहाँ पर? एकल सौर विद्युत संयंत्र ये संयुक्त अरब अमीरात में, मतलब एक ही जगह पर। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला उड़ीसा में आयोजित हुआ। एक्सपो 2030 कहाँ आयोजित होगा? ये सऊदी अरब में होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवधर में किया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये हाल ही में कुछ करंट में रहे। तो अगर आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो हाल ही करंट में कुछ चीज़ें रही हैं वो भी साथ साथ डिस्कस हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो डेली देखते हैं तो उसी में सब कुछ आ जाएगा, बार बार रिवाइज होती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य ने जीत हासिल की है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और विदर्भ। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है हरियाणा। हरियाणा ने किसको हराया? अपने पड़ोसी राजस्थान को हराया। तो हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके ये ट्रॉफी जीत ली है, विजय हजारे ट्रॉफी। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। ये 1993 ये 93-94 में मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा ऐसा राज्य है जो पहली बार ही फाइनल में पहुंचा और पहली बार इसने पदक जीत लिया, राजस्थान को हराया। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। कहाँ पर खेला गया? ये स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया कि वो फाइनल कहाँ पर हुआ था, कुछ था हॉकी का था, किसका था। तो ये राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। हरियाणा ने को ये जीत लिया खिताब। पहली बार विजय ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची और उसी समय इसने खिताब पर कब्जा कर लिया। ये 93-94 1993 और 1994 में इसका पहला आयोजन किया गया था। सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। रसमलाई की बातों में कुछ खेल से संबंधित और बातें कर लेते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती है? तो ये पंजाब ने बड़ौदा को हरा करके ये ट्रॉफी जीती। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन आर्मेनिया में हुआ था। महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी भारत ने, ये सैयद मुश्ताक ट्रॉफी ये मैंने फिर बता दिया। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू है, इम्पोर्टेंट है। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ? भारत में। कौन सा भारतीय पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए 11 लोगों में से एक है? नीरज चोपड़ा। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो आर्मेनिया में हुई थी, मैंने ऊपर बताया, उसमें 3 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं, तो ये याद रख लेना। आकांक्षा, पायल और निशा, तो इन्होंने ये तीनों स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो ये थे कुछ खेल से संबंधित अन्य क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी। ये सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अभी हाल ही में वाराणसी से संबंधित हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा कि काशी तमिल का वहाँ पर संगम का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इस योग केंद्र का नाम क्या रखा जाएगा? स्वर वेद महामंदिर इसका नाम रखा गया। 20,000 के आसपास लोग इसमें बैठ सकते हैं और शुरुआत इसकी निर्माण की हुई थी 2004 में। 68,000 वर्ग फुट में ये क्या है? फैला हुआ है। कमल के समान इसकी आकृति है। तो बीजेपी अपना ही जो प्रतीक है उसको लगभग हर जगह यूज करती है, जैसे संसद में भी और नई संसद बनी है उसमें भी, और यहाँ पर भी कमल का इसको स्वरूप दिया गया है। तो ये था एक सिंगल लाइन टाइप क्वेश्चन था जिसको कि उद्घाटन से संबंधित था, कहाँ पर था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के राज्य लोक सेवा आयोग जितने भी राज्य हैं उनके सबके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मेलन ये G11 भवन के परिसर के पास में हुआ। G11 परिसर किस राज्य में स्थित है? तो ये अभी परिसर क्या है? G11 ये अभी निर्माण हो रहा है इसका। ये G11 क्या है? एक 11 स्टोरी की एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। देखिए जितने भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इनका सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उस केंद्र में हुआ, जहाँ पर ये 11 मंजिला एक बिल्डिंग बन रही है।
इसका ही नाम क्या दिया गया है, G11 दिया गया है। तो ये कई बार डाउट पैदा कर सकता है, G7, G20, G8, G4, तो G11 क्या था। तो हम सोचेंगे कि कोई संगठन था या क्या था, लेकिन G11 इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है। ये बिल्डिंग कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के जो लोक सेवा आयोग है वहाँ अंदर बनाई जा रही है। तो वहाँ पर देश के जो सभी राज्य थे उन वहाँ के लोक सेवक, राज्य लोक सेवक के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनका सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन में 14 राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए, और जो मुख्य अतिथि थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता जी इसके मुख्य अतिथि थे। और सम्मेलन में बातें क्या होंगी, कैसे बेहतर बनाया जाए इनको आयोगों की स्थापना और इनको बेहतर बनाने के लिए, इस संबंध में तमाम बातें करी गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में गैर सरकारी ये 11 मंजिला भवन बन रहा है, मैंने बता दिया, जिसे G11 नाम दिया गया। और ये जो 5वें और 6ठे गेट पे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आयोग का गेट नंबर 5 और 6 को सारनाथ की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया जा रहा है। तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको साल का, ये थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने, ऑप्शंस के रूप में ना देके, ताकि बोरिंग फील ना हो। अब सीधा उत्तर और क्वेश्चन। तो हाल ही में किसको साल का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी घोषित किया है। तो हार्दिक सिंह और सविता को क्या किया है, हॉकी खिलाड़ी। देखिए सविता ने लगातार तीसरी बार इस खिताब को जीता है। ये महिला हॉकी टीम की कैप्टन है और ये गोलकीपर है। ठीक है। हार्दिक सिंह को 2022 का भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी चुना गया था। ये कौन देता है ये पुरस्कार, ये पुरस्कार देता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसकी की स्थापना जो है 1924 में की थी, और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। तो ये था सिंगल लाइन क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आजकल पूछे भी जाते हैं। हाल ही में श्रीलंका द्वारा गोल्डन ओवल अवार्ड किसको दिया गया। तो ये 3 भारतीय सैन्य अधिकारी हैं, सशस्त्र बलों के अधिकारी हैं। इनके नाम है विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। इन तीनों को क्या दिया है, श्रीलंका द्वारा गोल्डन ओवल अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखना है। तो ये श्रीलंका द्वारा प्रदान किया जाता है, पुरस्कार सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। ये लोग वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, तो इनको ये अवार्ड दिया है। हाल ही में किनको ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया। ITF जो इंटरनेशनल टेनिस वाला है, ये पुरस्कार किसको दिया है, विश्व चैंपियन पुरस्कार। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को दिया है। तो जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और जो आर्यना जो लेडी हैं, ये मैडम जो हैं, ये हैं बेलारूस के खिलाड़ी, और ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी। अब ये 8वीं बार ITF चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है, ये पुरस्कार हासिल किया है जोकोविच ने। ठीक है। और सबालेंका जो हैं, इन्होंने क्या किया है, पहली बार ये पुरस्कार हासिल किया है। क्या उपलब्धि रही, किस लिए ये इन्होंने हासिल किया। आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन में खिताब जीतकर कुल ग्रैंड स्लैम खिताबों की संख्या 24 करी गई थी। तो ग्रैंड स्लैम में कुछ ये प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें कितने जीते इसने, 24 टोटल इसने खिताबों की संख्या जीती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब जो है ये है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, जो कि एक भारतीय हैं। ये मैडम हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये क्या है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, वो दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय निदेशक पद पर हैं। ठीक है। इनको ये पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार कौन देता है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल पुरस्कार, ये देता है भूटान की सरकार। तो भूटान की सरकार ने पुरस्कार दिया है मैडम पूनम खेत्रपाल जी को, और ये क्या है, WHO की दक्षिण एशिया की जो रीजनल जो डायरेक्टर हैं वो हैं ये। ठीक है। तो इनको ये हाल ही में अवार्ड मिला है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है। तो ये प्रतियोगिता जो अंडर 19 है ये क्रिकेट की है। तो ये खिताब किसने जीता है, ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने। तो ये कहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, ये दुबई में आयोजित हो रही थी। फाइनल किस किस के बीच में हुआ, बांग्लादेश और किसके बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ठीक है। तो इसका आयोजन दुबई में हुआ, फाइनल मैच इन दोनों के बीच में खेला गया, और जो बांग्लादेश है इसने ये खिताब
जीत लिया। भारत ने अब तक सर्वाधिक 8 बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। अब की बार किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता। आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। संयुक्त अरब अमीरात के साथ फाइनल खेला बांग्लादेश ने और ये विजयी घोषित हुए बांग्लादेश वाले। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान हैथम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है ओमान। ओमान के ये राजनायक हैं और ये क्या है कि सुल्तान हैथम बिन तारिक ये भारतीय यात्रा पर थे, वहाँ के सुल्तान हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये बताया गया है कि ओमान ने पहले जो 3री शताब्दी के आसपास की बात है तो गुजरात के साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। मालाबार तट के साथ इन्होंने संबंध बनाए और वहाँ का एक ये जंजीबार के सुल्तानों ने जयराम शिवजी जैसे कच्छ के जो साहूकार थे उन पर भारी भरोसा किया। ये पुरानी बातें हैं, बट इतना जानना यही है कि इनके जो सुल्तान थे ये भारतीय यात्रा पर थे। हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरों को अपने बाज़ारों में प्रवेश से रोकने की योजना बनाई है? ये है रूस। देखिए G7 देशों में रूस भी एक G7 देशों का एक सदस्य है। बाकी जो सदस्य देश हैं इन्होंने जो रूस के जो हीरे हैं उनको अपने बाज़ारों में प्रवेश करने से मना करने की योजना बनाई ही, इसलिए चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है कि हौथी विद्रोही जो हाल ही खबरों में बने रहे किस देश से आते हैं? तो ये जो हौथी विद्रोही हैं इनका दूसरा नाम एक है अंसार अल्लाह या भगवान के समर्थक। तो ये कहाँ से, किस देश से आते हैं? ये यमन से आते हैं। यमन का जो उत्तर पश्चिमी में एक सादा प्रांत है वहाँ के कबीले से संबंधित हैं, शिया मुसलमान हैं, जैदी शाखा का ये पालन करते हैं। और किसके नेतृत्व में ये अपना कर रहे थे आंदोलन? ये थे हुसैन बद्र अल-दीन बल हौथी के नेतृत्व में। तो ये खबरों में था हौथी विद्रोही। तो ये कहाँ से आते हैं? ये यमन से हैं। तो शिया मुसलमान हैं, जैदी शाखा से ये क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। एक्सेक्विबो क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था किन देशों के बीच में विवाद का विषय है? तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, सीधे क्वेश्चन लिखे हैं। वेनेजुएला और गुयान ये तेल समृद्ध क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है और ये इतना किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। एक्सेक्विबो जो नदी है उसके पश्चिम में ये स्थित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं कि हाल ही में क्षेत्र खबरों में था, किससे संबंधित है, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वार्षिक उत्सव सार अमरतला टोरग्या हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंगल लाइन क्वेश्चन है, ये अरुणाचल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस न्यूट्रलिटी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये याद रखना है 12 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? जैसे दो बंदों की लड़ाई हो रही है और तीसरा बंदा बिल्कुल तटस्थ रहे, किसी के बीच में ना आए। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही, उसके बीच में अगर अमेरिका आ रहा है तो वो तटस्थ नहीं है। तो ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस अवधारणा का तात्पर्य यही है कि एक राज्य को अन्य राज्यों के बीच में युद्ध में भाग लेने से रोकना है। और 2017 से यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया था, इस दिन को, क्या? न्यूट्रलिटी दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये उत्तर इसका है अब्देल फतेह अल सीसी। ये लगातार तीसरी बार इनके राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2014 से ये लगातार बने हुए हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें, मिस्र एशियाई महाद्वीप से सिनाई प्रायद्वीप के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसकी राजधानी काहिरा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का सुशासन सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो ये सुशासन सप्ताह जो है 19 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। ये सुशासन सप्ताह जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनका दिसंबर में 25 दिसंबर को उनका क्या आता है? जन्मदिन आता है और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है उनकी याददाश्त के रूप में। ये तीसरा संस्करण था, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसका 3rd एडिशन था। अब की बार ये 19 से 25 तक मनाया जा रहा है। सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके ऐसी क्षमता रखने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है? यानी कि एक ही
एक ही जैसे मान लो कि मिसाइल है, एक मिसाइल से 4 लक्ष्य को भेद करके, अभी जो थी ये अपनी जो है पहला देश बन गया। पहले तो ये देख लो, डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके 4 लक्ष्यों को एक साथ मार गिराया, यानी एकल यूनिट का उपयोग करके मल्टीपल टारगेट्स को मार गिराया है। ये जो आकाश मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, यानी कि सरफेस से फायर करो, एयर वाले टारगेट को अपना निशाना बनाती है। 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इस क्षमता को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? अस्त्र शक्ति सैन्य अभ्यास में इसको प्रदर्शित किया गया। तो ये सब मैंने यहाँ पर शॉर्ट रेंज ये सब बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को किस रूप में घोषित किया? हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया था, मिलेट वर्ष, मोटा अनाज के रूप में। अभी ये 2024 को इंटरनेशनल कैमलिड्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स के रूप में घोषित किया है। कैमलिड्स क्या होते हैं? ये जुगाली करने वाले शाकाहारी जीव होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऊँट भी शाकाहारी जुगाली करता है, भैंस भी जुगाली करती हैं, लेकिन ये जो कैमलिड्स हैं ये ऊँट के समान दिखते हैं। इनके खुर नहीं होते बल्कि पैर में 2 उंगलियां होती हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में। तो हम बात करें कि राष्ट्रीय एकता दिवस वो मनाया जाता है हमारा 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी जो है 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है इसने 2005 से घोषणा कर दी थी इसकी, और 2006 से ये मनाया जा रहा है। और जो 2023 में इसकी जो थीम है वो है परिवर्तन की विचारधारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर है, किसने आयोजित किया। तो ये 3 हैं, डेनिस, नॉर्वे और स्वीडन, इन्होंने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया। फाइनल किसके बीच में खेला गया? नॉर्वे और फ्रांस के बीच में। इसमें जीत किसको मिली? फ्रांस को मिली। फ्रांस ने तीसरी बार ये खिताब जीत लिया है। अब नॉर्वे को तो सिल्वर मिला, फ्रांस को गोल्ड मिला, स्वीडन और डेनिस को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू? नहीं, कांस्य पदक। इनको क्या मिला? कांस्य पदक। विश्व महिला हैंडबॉल रैंकिंग का 26वां संस्करण था, ये 26वां एडिशन था। 32 टीमों ने टोटल इसमें भाग लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खेल की दृष्टि से। अगला अंतिम क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये सही जवाब इसका है कुरुक्षेत्र में। थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। 2002 में राष्ट्रीय उत्सव का इसे दर्जा दिया गया। 2024 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस महोत्सव का आयोजन होगा। तो दोस्तों यही आज के करंट अफेयर में 25 क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।